नमस्कार प्यारे साथियों। ₹20 ट्रिलियन स्टिमुलस फॉर इंडिया, 20 लाख करोड़ का पैकेज, क्या है इसके मायने। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी नॉलेज सीरीज में। मैं हूं संदीप मानूधने और अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई को रात 8 बजे घोषणा की गई कि वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर आएंगे। पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने यह चिंता जताई थी कि भारत की अर्थव्यवस्था की गति खतरनाक रूप से धीमी होती जा रही है। दिसंबर 2019 तक लगातार 7 तिमाहियों में भारत का जीडीपी कम होता चला गया था, वृद्धि दर। और पैंडेमिक आने के बाद 50 दिनों तक का लॉकडाउन मोटे मोटे तौर पर रहा, जिसने जीडीपी से कई लाख करोड़ का पूरा वॉल्यूम ही उड़ा दिया। तो अगर सरकार तुरंत एक राहत पैकेज, स्टिमुलस पैकेज नहीं लाती है तो अर्थव्यवस्था घातक रूप से घायल हो जाएगी। तो यह बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने एक्सपर्ट्स की बात को सुना है, क्योंकि एक डर यह भी था कि अभी कोई एक मंत्री महोदया थी, उन्होंने डांट दिया लोगों को कि पैकेज क्या होता है, कुछ मत मांगो, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने अभी बोला था देयर आर नो फ्री लंचेस, काफी कड़वी बात बोल गए थे, तो सब डर गए कि शायद अब पैकेज नहीं आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने उन सभी बातों को झुठलाते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। तो दोस्तों, एक काफी लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि 50 दिन तो बीत ही गए, लोगों को लगा था कि लॉकडाउन 1 यानी 1.0 के समय ही पैकेज आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये पैकेज आज घोषित किया 20 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन। अब हमारी इकोनॉमी जो है वो कोरोना वायरस पैंडेमिक से रैवेज हो चुकी है, बहुत बुरी तरह से घायल है आज की तारीख में, उसके सभी इंजन ढीले पड़ गए, ये तो सभी जानते हैं। तो हम 5 मुद्दों पे चर्चा करेंगे और आपको मैं एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा कि ये होता क्या है स्टिमुलस। पहली बात होगी डैमेज बीइंग डन बाय द वायरस, कि आखिर इस वायरस ने हमें चोट दी है तो कहां दी। दूसरी बात होगी स्टिमुलस होता क्या है, उससे फायदा क्या होता है। तीसरी बात होगी आने वाला स्टिमुलस जो है, आज हम 12 मई को आपको ये सेशन दे रहे हैं, 13, 14, 15, 16 मई को इसका पूरा आकार फाइनेंस मिनिस्टर हमें समझाएंगी। उसके बाद हम एक डिटेल सेशन अलग से 1.5 घंटे का लाएंगे स्टिमुलस का हमारे तब पैकेज में, वो आप देखिएगा। पिटफॉल्स एंड कॉशन, अब इसमें कहां कहां गड्ढे हैं और क्या क्या सावधानियां सरकार को बरतनी चाहिए। और फाइनली प्रधानमंत्री ने आज दरअसल संदेश दिया क्या है। शुरू करते हैं डैमेज से, इसमें हम ये सब देखेंगे दोस्तों और फिर स्टिमुलस पे जाएंगे। देखिए, ये जो नोवेल कोरोना वायरस आया है, इसने वो कर दिखाया है जो 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद आज तक किसी ने नहीं करके दिखाया। न तो पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध ने, न चीन के साथ हुए युद्ध ने, न 2 हमारे परमाणु विस्फोटों से उपजी परिस्थितियों ने, न 2001 के आतंकी हमले जो कि अमेरिका में हुए, न 2007 के स्लोडाउन ने, किसी ने भी जो नहीं किया वो इस इनविजिबल वायरस ने कर दिया। इसने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर ताले डलवा दिए और यहां पर सीधे सीधे जान का खतरा है, ये समझ के लोग भी चुपचाप घर में बैठे हैं। 135 करोड़ का देश घर में बैठा हुआ है। ये हमारी आजादी का पहला अनुभव रहा। और क्योंकि एक अर्थव्यवस्था एक ऐसा इंजन होती है जिसे रोज सुबह हम गरमाते हैं, रोज शाम को उसे बंद कर देते हैं, फिर सुबह उसे गरमाते हैं, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मशीन के जैसे चलता जाता है। इसके साथ आजीविकाएं जुड़ी हैं। भारत जैसे देश में 136-37 करोड़ की आबादी में हम ये जानते हैं कि अधिकतर आबादी बड़ी हैंड टू माउथ काइंड ऑफ लाइफ जी रही है, जिसके पास कोई सेविंग्स वगैरह तो होती नहीं है। इसमें कृषि के लोग काफी बड़ा तबका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का आ गया, इसीलिए तो पीएम किसान योजना लाए थे। और इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के करोड़ों वर्कर्स आ गए, जिनके पास रोज 12 घंटे मेहनत करने के सिवा हफ्ते में 6 से 7 दिन तक भी कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। तो इसने जो डैमेज किया है वो फाइनेंशियल डैमेज हुआ है, कंपनियों की हालत खराब हो गई, फिस्कल डैमेज हुआ है, देश का टैक्स कलेक्शन बहुत खराब हो गया, मतलब और आगे का उसका पूरा पर्सपेक्टिव खराब हो गया। इकोनॉमिक डैमेज किया है, भारत के जीडीपी की ग्रोथ कम हो गई, और एम्प्लॉयमेंट साइड का डैमेज किया। करोड़ों नौकरियां केवल अप्रैल 2020 में ही खत्म हो गई। सीएमआई ने ये आंकड़े दिए हैं, महेश व्यास की कंपनी ने। दिस डैमेज केम ऑन टॉप ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्लोडाउन। तो ऐसा तो है नहीं कि पैंडेमिक ही एक झटका था। जिन्होंने 2016 नवंबर के बाद से अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है वो ये जानते हैं कि 2019 दिसंबर से पीछे अगर आप चले तो 7 तिमाहियां
यानी तीन तीन महीने के 7 पीरियड में जीडीपी लगातार स्लो हो रहा था। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, भारत के जीडीपी के 6 इंजन हैं, उनमें से सबसे बड़ा 60 से 65% का इंजन है व्यक्तिगत उपभोग। भारत एक कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है। 60-65% प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। 27% है आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि निवेश। अब हमारे यहां प्राइवेट कंजम्पशन की गति बहुत खतरनाक रूप से घटती चली गई और प्राइवेट सेक्टर का निवेश तो 0% से ग्रो हो रहा था। इसीलिए तो सरकार ने फिर 1,40,000 करोड़ का टैक्स बेनिफिट पिछले साल दिया था। इस बार का जो 20 लाख करोड़ का ये पैकेज लाए हैं, मैं वाकई दिल से चाहता था कि मोदी जी जब टीवी पे थे तो वो प्राइवेट इंडस्ट्री को ये जरूर बोलते कि भाइयों, तुमको मैंने पिछले साल 1,40,000 करोड़ का स्टिमुलस दिया, तुमने कितना निवेश किया ये भी बता दो, तो उसको जोड़ ही लो तुम इस 20 लाख करोड़ में। खैर एनीवे, ये एक बात है कहने की, इसलिए मैंने सोचा आपको पता हो। तो ये दोनों इंजन पूरी तरह से ढीले पड़ गए थे और उसके बाद आया पैंडेमिक। मतलब इससे खराब टाइमिंग हो नहीं सकती थी। अब डैमेज कितना हुआ है अर्थव्यवस्था को? देखिए, सामान्यतः अलग अलग अनुमान होते हैं, क्योंकि जितने इकोनॉमिस्ट उतनी उनकी थ्योरीज। लेकिन एक दिन के लॉकडाउन से मोटे मोटे तौर पर यह मान लें कि 50,000 करोड़ रुपए का हमें नेट इकोनॉमिक लॉस हुआ है। पिछले साल 2019-20 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 203 लाख करोड़ था, यानी 203 ट्रिलियन रुपीस था, और वो 365 दिन पे था। तो बिल्कुल मोटा मोटा मान लूं तो 50,000 करोड़, थोड़ा कम कर लूं तो 40,000 करोड़, थोड़ा बढ़ा लूं तो 60 से 70, क्योंकि इकोनॉमी 30,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का प्रतिदिन का नुकसान बता रहे हैं। तो 50 दिन का तो लॉकडाउन हो चुका है और आने वाले दिनों में भी कोई 100% की एक्टिविटी तो होगी नहीं। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये मान लीजिए कि 25 लाख करोड़ तो गए पानी में। तो हमारे जीडीपी का 10% तो माइनस ग्रोथ रेट ऐसे ही हो गया। ये समझ गए? तो ये बात मोदी जी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि अभी हाल ही में उनके टीम के कई लोगों ने बोला था कोई स्टिमुलस नहीं, कोई स्टिमुलस नहीं, मतलब बड़ा स्टिमुलस नहीं, और आज अचानक से स्टिमुलस आता, मतलब उन्होंने एक्सपर्ट्स की बात बहुत अच्छे से सुनी है। अगर आप पिछले 3 महीने से एक्सपर्ट्स को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। उसमें उर्जित पटेल साहब भी हैं, रघुराम राजन भी हैं, कौशिक बसु भी हैं, अभिजीत बैनर्जी नोबेल प्राइज विनर भी हैं, एस्थर ड्यूफ्लो भी हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वर्तमान में भी बहुत सारे जो नीति आयोग से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग स्तर पे बोला। कोई बोलता है 5 से 10 लाख करोड़, कोई बोलता है 15 से 20 लाख करोड़, लेकिन पैकेज लाओ, ऐसा प्रैक्टिक अरविंद पानगढ़िया साहब हैं, ऐसे बहुत से लोगों ने बोला है। ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी ने, भले ही उनको नहीं सुनाओ, किसी और को सुनाओ, लेकिन उस आइडिया को स्वीकार किया है, तो ये अच्छी बात है। लेबर मार्केट बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है दोस्तों। आने वाले 12 महीने में आपको समझ में आएगा। ये मास रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है लाखों लोगों का, हो सकता है करोड़ों का हुआ हो, क्योंकि भारत में कहते हैं 9 से 12 करोड़ लोग हर साल लेबर कॉरिडोर में ट्रैवल करते हैं और माइग्रेंट लेबर बनते हैं। अब क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स के लिए हमारा कुछ प्लान नहीं था, तो वो सब घबराहट में भागे हैं वापस। उसकी एक मानवीय त्रासदी का तो एक अलग ही खेल चल रहा है, उस पर तो मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम ये होगी कि उनमें से कई लौट के आने वाले हैं नहीं। ये बात आप समझ लीजिए। इसीलिए लेबर लॉ में परिवर्तन किया जा रहा है कि उनको दंडित किया जा सके। बड़ा खतरनाक। तो वो दंडित भी करोगे तो नौकरी छीनोगे ना, उससे ज्यादा जेल में थोड़ी डालोगे, कोई नौकरी पे नहीं आएगा। तो उनमें से कईयों का अभी फिलहाल वापस जाने का प्लान नहीं है। जमीनी स्तर के जो इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, वो रिपोर्ट ये कहती है, इसका मतलब लेबर मार्केट में दिक्कत बनी रहेगी। लार्ज कॉर्पोरेट्स मिसिंग इन लॉसेस जस्ट लाइक एमएसएमई की जो वायबिलिटी है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री की, सूक्ष्म छोटे यानी कि लघु और मध्यम उद्योगों की, और परचेजिंग पावर ऑफ मिडिल क्लासेस इज इन डेंजर। ये मैंने क्यों कहा? देखिए, आप और हम मध्यम वर्ग के लोग, अगर हमारे पास नौकरियां ही नहीं बचेंगी या कंपनियां ही नहीं खुल रही हैं, तो नौकरी 50% से सैलरी कट गई, तो अल्टीमेटली हम कैसे परचेज करेंगे? हम मार्केट में जाके खरीदेंगे क्या? हम केवल असेंशियल्स खरीदेंगे, नॉन असेंशियल्स हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने खरीदेंगे, तो उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की टांगें टूट जाएंगी। इसमें एक और बड़ा रोचक एंगल है स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का। अब क्या हो रहा है कि जून जुलाई के सबको फीस के नोटिस जाना शुरू हो गए। स्कूलों ने, कॉलेजों ने बड़े मीठी मीठी भाषा में नोटिस पेरेंट्स को भेजना शुरू की कि फीस लाओ, फीस लाओ। मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार को, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि 2020-21 के एकेडमिक सीजन में बहुत दिक्कतें आने वाली है चलाने में। या तो इसको 0 ईयर घोषित कर दो, और या फीस को 50% कर दो, क्योंकि फिजिकल एम्यूनिटीज को यूज करने ही नहीं वाला है इस साल, और बहुत खतरा रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, तो स्कूल चलाना भी जरूरी है, वहां पैसा भी जाना चाहिए। लेकिन 100% फीस स्कूल लें, ये तो पूरी तरह से अतार्किक बात हो गई है। ये एक अलग बात है, ये मिडिल क्लासेस के लिए, दूसरे लोगों के लिए जो बहुत भारी फीस देते हैं, उनकी चॉइस है, जिसको दें।
लेकिन उसमें पूरी फीस 2020-21 की परिस्थिति में स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेना, जहां आधे से ज्यादा काम ऑनलाइन होगा, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैंने आपको सोचा इससे जुड़ी हुई बात बता दूं। अब आता है व्हाट इज अ स्टिमुलस एंड हाउ डज इट हेल्प। देखिए, जब किसी भी अर्थव्यवस्था के इंजन जैम हो जाते हैं ना, या टूट जाते हैं, तो उस वक्त इंडिविजुअल कंपनियों से या नागरिकों से हम बोले कि तुम अर्थव्यवस्था बचाओ, तो वो एक बड़ा खोखला स्टेप होगा। एक टूटती हुई अर्थव्यवस्था या पूरी तरह से रुक चुकी अर्थव्यवस्था को केवल सोवरेन ही बचा सकता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सोवरेन? सोवरेन यानी सरकार। सरकार यानी जो सरकाती रहे, उसके पास पूरी ताकत है। अरे वो चाहे तो नोट छाप ले भैया, हेलीकॉप्टर मनी कर दे। अब हम ये तो बोल ही नहीं रहे कि हेलीकॉप्टर मनी करो। वो मार्केट से बोरोइंग करेगी या डायरेक्टली आरबीआई से अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग करवाएगी, जो भी करेगी, लेकिन वो करके उसको बहुत फायदा हो सकता है। बात समझ में आई आपको? तो सरकार को ही करना है और बहुत बोल्ड स्टेप से करना है, ताकि एनिमल स्पिरिट्स फिर से जनरेट हो। एनिमल स्पिरिट का मतलब होता है एक अर्थव्यवस्था में विश्वास। देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो अल्टीमेटली किस चीज पे चलती है? कॉन्फिडेंस पे चलती है ना। अगर मुझे कॉन्फिडेंस होगा, मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, तो मैं 1000 करोड़ का निवेश करूंगा कि हाँ। लेकिन आपको एक बात पता है दोस्तों, पिछले कई सालों में भारत के ही इंडस्ट्रियलिस्ट ने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भारत के बाहर किए हैं। डू यू नो दिस? इसीलिए तो भारत में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट का रेट लगातार जीरो तक आ गया, घटते 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 घटते। इसीलिए तो सरकार ने टैक्स बेनिफिट दिए थे, जिसके बाद भी कोई इन्वेस्टमेंट रेट थोड़ी बढ़ा। उससे तो बड़ा प्रमोटर का वेल्थ, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा जो आया उससे प्रॉफिट बढ़ा, जिससे मार्केट में स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, जिससे प्रमोटर्स ने अपनी स्टॉक होल्डिंग बढ़ा ली। ये भी हुआ है, बायबैक शेयर का यही तो होता है। एंड इट कैन बी डन इन वेरियस वेज। तो ये स्टिमुलस होता है। देखिए, मॉनेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है आरबीआई देगी, राजकोषीय रिस्पॉन्स हो सकता है वो सरकार देगी, औद्योगिक रिस्पॉन्स हो सकता है वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सरकार बोलेगी लगाओ पैसा, और एक ढांचागत रिस्पॉन्स हो सकता है जिसमें हम नीतियां बदल दें, कानून बदल दें, ढांचा ही बदल दें। जैसा लेबर लॉ को अचानक से डाइल्यूट करने की बात की है, उस पर बड़ा स्ट्रांग ब्लोबैक आना शुरू होगा, क्योंकि उनमें बहुत सारे कदम ऐसे लिए जा रहे हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि बिल्कुल ही एंटी लेबर हैं। हालांकि सरकारों का कहना है कि नहीं है, इससे तो एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन लेबर यूनियन का और मानव अधिकार वालों का कहना है कि ये तो बड़े मुश्किल से कमाए हुए अधिकार है और इनको आप ऐसे कैसे रातों रात खत्म। तो ये मामला जुडिशरी में जाना ही जाना है। तो ये एक्शन है। आपको समझ में आया ना? 4 तरीकों से स्टिमुलस बन सकता है। अब मॉनेटरी रिस्पांस तो ऑलरेडी जनवरी, फरवरी, मार्च में आरबीआई देते ही जा रहा था। रेपो रेट घटा दिया, बाद में रिवर्स रेपो रेट भी घटा दिया, ताकि बैंक उसमें पार्किंग ना करके पैसे की लेंड करने के लिए मजबूर हो। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस उन्होंने किए, टारगेटेड, बहुत कुछ किया। हालांकि उसके नतीजे उतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं आए, और इसीलिए शक्तिकांत दास जी पिछले महीने थोड़े से त्रस्त दिखे और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि यार हमने जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब सरकार तो लाए पैकेज। ये खुद शक्तिकांत दास जी रिकॉर्ड पे हैं कहते हुए। तो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है चारों में? मॉनेटरी में आप क्रेडिट ईज कर दो, बैंकिंग को रिलैक्स करो, बैंकों को बोलो लेंड करो, क्रेडिट क्रिएशन करो। फिस्कल रिस्पांस क्या हो सकता है? सीधे सीधे फाइनेंशियल हेल्प देना शुरू कीजिए, जैसे कि जन धन अकाउंट होल्डर्स के खाते में पैसा डालना शुरू किया। 500 रुपए, बहुत अच्छी बात है। लोगों तो कम से कम पैसा तो गया, एक कॉन्फिडेंस तो है कि सरकार हमारा सोचती है। लेकिन 500 रुपए से कुछ होना ही नहीं है। 5000 6000 नहीं डालोगे तब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो एक तरह से वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का छोटा सा स्वरूप होगा। टैक्स कट्स आप अच्छे खासे दे सकते हैं, ये काम फिस्कल है। इंडस्ट्री रिस्पांस में इन्वेस्टमेंट के प्रोमिसेस करवाओ, और स्ट्रक्चरल रिस्पांस में बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन करो, और सच्चे अर्थों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूरे देश में लाइए, सिर्फ मुंबई दिल्ली में नहीं, जिसपे आज मेजर होता है। तो ये अलग अलग तरीकों से आप दरअसल एक पूरा स्टिमुलस डिजाइन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं प्यारे दोस्तों द लाइकली स्ट्रक्चर ऑफ द स्टिमुलस। तो आखिर प्रधानमंत्री ने आज जो 20 लाख करोड़ का पैकेज बोला है, तो इसमें होगा क्या? अब अभी आज डिटेल्स तो आए नहीं, लेकिन अब समझ में आता है कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 20 ट्रिलियन का पैकेज घोषित किया। सबसे पहली बात, ये पॉजिटिव बात है, स्टॉक मार्केट पे असर इसका पॉजिटिव होना चाहिए। आगे आगे देखिए होता है क्या। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या हुआ है? भारत सरकार ने और आरबीआई ने काफी सारी घोषणाएं की, और प्रधानमंत्री ने आज ये बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भैया जो जो घोषणाएं अभी तक हो चुकी हैं, जो जो आरबीआई की हो चुकी हैं, वो सब जुड़ के अब हम पैकेज बता रहे हैं। तो ये 20 लाख करोड़ कल को नोट छाप के हम नहीं देने वाले। इसमें जितना आ गया वो तो आ ही गया है। तो कितना आ गया है देखिए, अभी तक मोटे मोटे तौर पर 6 लाख करोड़ तो ऑलरेडी हो चुके हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना ले लीजिए, और आरबीआई द्वारा अलग अलग समय पर लिक्विडिटी इंजेक्शन हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, वो मिला लो तो 5 से 6 लाख करोड़ का तो सरकार का दावा है कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मतलब ये पैकेज यहां से केवल 14 लाख करोड़ का होगा।
ये बात समझे आप। और अगर 20 लाख करोड़ की बात करूं तो वो 2019-20 के जीडीपी का 10% होगा। ये 10% का आंकड़ा अमेरिका से प्रेरित है, क्योंकि वहां आप जानते हैं कि पहली फेज में हमसे 30, 40, 50 दिन पहले ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और वहां के फेडरल रिजर्व ने मिलकर एक ऐसा पैकेज डिजाइन किया जो 2.3 ट्रिलियन डॉलर का था, और उनका पूरा का पूरा जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर है। आपको बात समझ में आई? तो ये 10% होगा, लेकिन इसमें से 6 लाख करोड़ तक का ऑलरेडी हो चुका है। तो आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम कुटीर उद्योग हो गए, एमएसएमईज हो गया, मिडिल क्लास हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, जिनके दम पर आज देश खड़ा है, इन सबको हम सपोर्ट करेंगे। तो अब डायरेक्ट फिस्कल सपोर्ट की मैं अगर बात करूं कि प्रत्यक्ष राजकोषीय समर्थन मोदी जी कैसे दे सकते हैं, प्रोविजन टू पे वेजेस फॉर कंपनीज एज एन इंसेंटिव टू रिटेन एम्प्लॉइज, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इससे बहुत डैमेज रुकता, लेकिन जैसा कहा देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, कंपनियों को आप सीधे सीधे पैसा देंगे ताकि वो अपने कर्मचारियों को नौकरी से न निकालें, और कंपनियां ये वादा करेंगी कि भाई हम अपने कर्मचारियों को रखेंगे, हमें यहां से वेज का सपोर्ट मिल रहा है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना क्रिएट हो और उससे फर्दर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा कोलैप्स ना हो। उसके बाद लोन गारंटी फॉर स्मॉल बिजनेसेस ताकि वो वायबल रहें, चलते रहें, क्योंकि एमएसएमईज में हमारा मेजर एम्प्लॉयमेंट है भारत का, फॉर्मल सेक्टर तो बहुत छोटा है। पैकेजेस फॉर हाउसिंग, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एविएशन, टूरिज्म, क्योंकि एविएशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी की पूरी तरह टांगे टूट चुकी हैं, और दिसंबर 2021 तक, हो सकता है 22 तक भी, इन पर लोड कम रहेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग आनी है और लोग जाने से भी कतराएंगे। ऐसा नहीं है कि लोग होटलों में जाएंगे ही नहीं, लोग जाएंगे, लेकिन पहले की तरह लोग अब बेधड़क उठ के हफ्ते में 3 बार अगर जा रहे थे तो अब वो शायद 1 बार जाएंगे, और जाएंगे भी तो बहुत सावधानी से जाएंगे। प्लस अगर पैरेलल में एम्प्लॉयमेंट का लॉस होता है तो उतना तो इन इंडस्ट्रीज का जो कि मैंडेटरी नहीं है कंजम्पशन के लिए, होटल हो गए, मॉल्स हो गए, मल्टीप्लेक्सेस हो गए, टूरिज्म हो गया, इनके लिए पैकेज, माइग्रेंट वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए पैकेज। माइग्रेंट वर्कर्स की तो हालत फिलहाल इतनी खराब है कि सबसे पहले प्रायोरिटी में उनको आगे रखना चाहिए। थोड़ा हम उसमें लेट हो गए जिसकी वजह से लेबर में दिक्कत होगी। तो आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था उसमें आपने ये कहा था आत्मनिर्भर भारत बनाना है और इन 5 पिलर्स पर बनाना है। तो अच्छा है, एक स्ट्रक्चर आपने बताया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत क्लियर है कि अब भारत पूरी ताकत से चीन और दूसरे देशों को छोड़ने वाली कंपनियों पे ध्यान लगा रहा है। जो लोग डी रिस्क करना चाहते हैं खुद को, भारत चाहता है कि उनको फटाफट पकड़ लें, अपने यहाँ ले आए। ये बहुत अच्छा कदम है, हमें ये करना ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो जीडीपी आपका टूट चुका है, भस्म हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन में थे और लॉकडाउन जरूरी था, उसके बिना तो ये वायरस कहां से कहां पहुंच जाता। हालांकि लॉकडाउन ने वायरस को खत्म नहीं किया, उसने उसको स्लो किया है, और अब सब जानते हैं धीरे धीरे खोलना ही पड़ेगा और उसके साथ जीना है, तो स्वयं प्रधानमंत्री ने बोल दिया। तो अब हम चाहते हैं दूसरे देश की कंपनियां हमारे आ जाएं जो छोड़ रहे हैं, तो सरकार उसके लिए टीम बना रही है, उनके लिए रास्ते बना रही है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो इस फील्ड के मंजे हुए एकदम खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बरसों तक इस काम को किया है, एफडीआई का वगैरह, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ टेम्पररी गेन्स के लिए लोग अपना $50 बिलियन का धंधा छोड़ के भारत आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो थोड़ा बहुत हिस्सा यहां ला सकते हैं, लेकिन एकदम से कोई चीन छोड़ के भाग खड़ा होगा, ये सोचना भी टेक्निकली बहुत गलत है, ऐसा लोगों का मानना है। तो आपको एक बड़ा फुल और लॉन्ग टर्म पैकेज देना पड़ेगा, उसके बिना ये होगा नहीं। ये कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो हम अगले 3 दिन में उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बैंकिंग सेक्टर के जरिए स्टिमुलस चलवाएगी, तो बैंकों को बहुत सारे रिलैक्सेशन देगी, रिकैपिटलाइजेशन करेगी, एमएसएमईज के पेंडिंग ड्यूज सरकार की तरफ से क्लियर करेगी, एंड वी होप इट हैपेंस, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन देगी एनबीएफसीज को, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खरीदने के लिए एलआईसी को बोलेगी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 103 लाख करोड़ पिछले साल अनाउंस हुआ था उसकी बात करेगी, रेपो रेट कट करवाएगी आरबीआई से। अब रेपो रेट कट और ये चीजें तो प्रैक्टिकली यूजलेस हो गई हैं, क्योंकि अगर आगे बैंक लेंडिंग ही नहीं करेंगे तो लिक्विडिटी क्रिएशन करके हो क्या रहा है। तो ये सब अब सरकार खुद अपने हाथ में लेगी तो शायद कुछ हो। आप बात समझ रहे हैं, सरल कुछ भी नहीं होगा, लेकिन करने की कोशिश तो है। तो पिटफॉल्स और कॉशन में अब हम ये देखेंगे, हमारा आज के एजेंडा का चौथा बिंदु, कि खतरे कहां कहां हैं। देखिए, पिछले 4 महीने के आरबीआई के अलग अलग स्टेप्स ने केवल आंशिक परिणाम दिए हैं। वो फिर टारगेटेड एलटीआरओ हो, या रेपो रेट का गिराना हो, या रिवर्स रेपो रेट का ज्यादा गिराना हो, बैंक्स पहले से ज्यादा क्रेडिट एवर्स हो गए हैं। भारत के बैंक लोन देना ही नहीं चाहते, उनका कहना है कंपनियां डूब रही हैं, हम अभी लोन देंगे, कल को सीबीआई हमको पकड़ लेगी, नया एनपीए क्रिएट होगा, हम क्यों करें। यहां सोवरेन का रोल है कि वो कॉन्फिडेंस दे बैंकों को, क्योंकि आरबीआई तो वो कॉन्फिडेंस अब दे नहीं पा रहा है। अरे नहीं तो कर दिया होता ना लेंडिंग। तो अभी पिछले 2 महीने में हुई भी है लेंडिंग, ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। एमएसएमईज को वेजेस और वर्किंग कैपिटल पर बहुत सपोर्ट चाहिए, और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ना हो। जैसे अब 3 महीने का मोरेटोरियम था डेट में, उसमें इंटरेस्ट जारी रहा,
तो इंटरेस्ट भी हटाओ ना, नहीं तो वो मोराटोरियम कैसे? लेबर लॉ डाइल्यूशन से लेबर घबरा के भाग ना जाए। इनकमिंग एफडीआई को हम ऐसा अपना हक मान के ना बैठें, क्योंकि हो सकता है वो हो ही नहीं। और बहुत सारी रीपैकेजिंग और फ्रंट लोडिंग मत कीजिएगा। मतलब जो बजट में इस साल यूनियन बजट में 30 लाख करोड़ का आपने एक पैकेज लाया था, अब ऐसा ना हो कि उसी को घुमा फिरा के हम ये पैकेज बता दें, या जो हम आगे पीएम किसान के खर्चे इस साल करने ही वाले थे उनको फ्रंट लोड करके पीछे खींच के बता दें, या आगे खींच के बोल दें कि ये हमने किया। फिर वो स्टिमुलस पैकेज नहीं कहलाएगा, फिर वो तो रेगुलर एक्सपेंसेस की ही रीपैकेजिंग कहलाएगी। गरीब कल्याण योजना में जो कि लगभग 1,70,000 करोड़, जहां तक माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, उसका आधा हिस्सा एक्चुअली फ्रंट लोडेड ही था, इसलिए उससे इतना फायदा भी नहीं हुआ। दूसरा खतरा यह है कि दुनिया भर के जो होशियार चंद हैं, रेटिंग एजेंसी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, ये सब अब अपनी अकल बांटना शुरू करेंगे कि हम तो रेटिंग गिराएंगे। गिरा दो, गिरा दो, तुम रेटिंग 0 कर दो। मेरा एक ही निवेदन है पीएम से, इनको बिल्कुल इग्नोर कर देना। अरे वी आर इन अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग शुरू कीजिए अब आप। मार्केट बोरोइंग्स विल शूट अप, उसके सिवा कैसे होगा? दूसरा है आरबीआई से आप प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे पैसा लेंगे, क्वांटिटेटिव ईजिंग से। तीसरा हेलीकॉप्टर मनी, तो कीजिए ना। एफआरबीएम हॉक्स विल पॉन्टिफिकेट, तो जितने भी लोग एफआरबीएम का गाना गाते हैं वो बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, ये हो गया। बढ़ने दीजिए, बॉन्ड मार्केट घबरा सकते हैं, घबराने दीजिए। देखिए पॉइंट ये है कि अगर अर्थव्यवस्था को 7-8% प्रत्यक्ष जीडीपी ग्रोथ रेट पर लाना है रियल टर्म्स में, तो आपको ये सब तो करना पड़ेगा ना। नहीं तो क्या होगा, आप ये सब नहीं करेंगे और अर्थव्यवस्था ठंडी पड़ जाएगी पूरी, तो उसका तो डेमोग्राफिक डिवास्टेशन हो जाएगा। इसलिए अब सरकार को बिना डरे आगे बढ़ना चाहिए। नाउ दे शुड नॉट स्टेप बैक। तो प्रधानमंत्री के भाषण से जो संदेश था कि भैया स्थानीय चीजों पे ध्यान दो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री स्वयं भारत का गूगल, भारत का फेसबुक, भारत का यूट्यूब बनाने की दिशा में अब काम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये डिजिटल मार्केट सारे विदेशियों के हाथ में जा चुके हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर आप क्यों यूट्यूब पे हो? क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं और मेरे यूट्यूब के हट जाने से यूट्यूब का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये देश के बड़े लोग अगर तय कर लेंगे कि भारत अपना यूट्यूब बनाएगा, तो भारत एक दिन अपना यूट्यूब बना सकता है। बिल्ड आत्मनिर्भर भारत, बहुत अच्छी बात है, यही महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज्य था। प्रधानमंत्री ने कहा बड़ी ब्रांड भी दुनिया में स्ट्रगल कर रही हैं, तो वो बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था के बिल्कुल पाए हिल गए हैं। और वसुधैव कुटुंबकम, बहुत अच्छा लगा, प्यार और सद्भावना की बात की जा रही है। दोस्तों, तो अब सारी कहानी का सार यह है कि अगर अब अगले 6 महीने में इस पैकेज को सही ढंग से एग्जीक्यूट कर दिया गया और सोशल हार्मनी सही ढंग से बनाए रखी गई, तो इकोनॉमिक मोमेंटम आ जाएगा। नहीं तो इकोनॉमिक मोमेंटम लाना बहुत बहुत कठिन काम होगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार ये करके दिखाएगी। सेशन अच्छे लगे तो हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कंट्रीब्यूट भी करते चलें। 2 हमारी साइट्स हैं, फ्री कंटेंट की यूज कीजिए, करंट अफेयर और सिविल सर्विसेज की सिविल तपस्या, और एक्सीलेंट हमारे प्रीमियम सेशंस आपको पीटी गुरुकुल पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, आपको पता होगा हमने पीटी एजुकेशन एचक्यू के यूट्यूब चैनल पर मेंबरशिप भी लॉन्च की है। 1 या 2 दिन में वो ज्वाइन का बटन भी शुरू होगा। मंथली हमारी मेंबरशिप्स हैं, जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो इसी के साथ 20 ट्रिलियन स्टिमुलस फॉर इंडिया को अब हम समाप्त करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुनिया तक पहुंचाइए। नमस्ते, जय हिंद।